Ashpra. हेलो है कांग्रेस ने 11 टिकटों का ऐलान कर दिया है। हरीश रावत को रामनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से टिकट दिया गया है और देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इसके अलावा लक्सर से अंतरिक्ष सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। कालाडूंगी से महेंद्रपाल को टिकट दिया गया है। खानपुर से सुभाष चौधरी को टिकट दिया गया है। ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला को टिकट दिया गया है और ज्वालापुर से बरखा रानी उम्मीदवार होंगी। और मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हरीश रावत को रामनगर से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा हरक सिंह रावत की बहू का भी नाम हम देख रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत का भी नाम सामने नहीं आया है। देखिए, करीब 3 घंटे पहले न्यूज ने सबसे पहले खबर चलाई थी और उस खबर को मुहर लगी है और हरीश रावत को रामनगर प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस का। जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल है, उसे लेकर भी सबसे पहले न्यूज ने खबर चलाई थी कि उनकी बहू को टिकट दिया जाएगा और लैंसडाउन से अनुकृति को टिकट दिया गया है। जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल है, अभी 7 सीट क्षमा कीजिए 6 सीट अभी पेंडिंग है। 6 सीट को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कल तक वो जो तीसरी लिस्ट है वो आएगी। हरक सिंह रावत को लेकर इसलिए सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पार्टी की तरफ से, जो कांग्रेस तरफ से फैसला लिया गया था कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा और उसी के तहत ही उसी फॉर्मूले के तहत टिकट वितरण किए गए हैं। अगर आप पहली लिस्ट में देखें तो पहली लिस्ट में जिस तरह से प्रीतम सिंह है, उनका नाम था, वो अपने बेटे के टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। यशपाल आर्या एक अपवाद के तौर पर देखे जा रहे थे क्योंकि यशपाल आर्या और उनके बेटे दोनों विधायक थे। ऐसे में दोनों को टिकट दिया जाना कांग्रेस की मजबूरी थी। और जहां हरीश रावत की अगर बात करें तो हरीश रावत अपने बेटे और बेटी के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की बात नहीं मानी गई और हरीश रावत को रामनगर से प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि रामनगर को लेकर रंजीत रावत भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और वो चाहते थे कि रामनगर से वही चुनाव लड़े और यही वजह है कि जब पहली लिस्ट आ रही थी तो इसमें मान मनोरम का दौर चल रहा था और रंजीत सिंह रावत को मनाने के बाद ही हरीश रावत को रामनगर से टिकट दिया गया है। तो ये जो खबरें चल रही थी, जो पहले बताया गया था कि रामनगर से हरीश रावत लड़ेंगे, वो खबर सही थी। और दूसरी सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही है कि जो कांग्रेस ने एक फॉर्मूला तय किया गया था कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, उसी फॉर्मूले के तहत टिकट दिए गए हैं। जी रवि, पहली लिस्ट सामने आने के बाद कई सारी नाराजगियां भी सामने आई थी, तो अब दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। ऐसे में जिन लोगों की उम्मीद थी कि दूसरी लिस्ट में नाम सामने आ सकता है, क्या उनमें से किसी की कोई नाराजगी अब तक सामने आई है या फिर अभी बहुत जल्दबाजी है? देखिए, जहां तक नाराजगी का सवाल है, चूंकि रामनगर की सीट एक ऐसी सीट थी जिसे लेकर नाराजगी चल रही थी। रंजीत रावत लगातार अपना दावा ठोक रहे थे कि वो सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि जब पहली लिस्ट आई थी उस लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं था। तो माना जा सकता है कि रामनगर को लेकर ही थोड़ी बहुत जो मान मनोबल है पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन अभी 6 सीट अभी बाकी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या रंजीत रावत को पार्टी उम्मीदवार बनाती है या नहीं बनाती है। जहां तक हरक सिंह रावत का सवाल है, हरक सिंह रावत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी को तय करना है, कांग्रेस को तय करना, और कांग्रेस को किसी शर्त के साथ नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो चाहते हैं कि इस बार उनकी बहू को टिकट दिया जाए और कांग्रेस ने उनकी बात मानी और उनकी बहू को लैंसडाउन से टिकट दिया गया। जहां तक नाराजगी के सवाल है, चूंकि टिकट का नाम अभी घोषणा की गई है तो अभी बहुत जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन कह सकते हैं कि रामनगर की सीट पे देखना होगा कि क्या रंजीत रावत अभी अपने नाराज हैं या फिर पार्टी उन्हें मनाने में सफल हो पाई है। जी, ये जो 6 सीट अभी रह गई है, इसको लेकर कोई पेच फंसा हुआ है क्या रवि? देखिए, जो सीट है उन सीट को लेकर चूंकि हरक सिंह रावत की तरफ से लगातार ये दबाव भी बनाया जा रहा है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि पार्टी चाहती थी कि हरक सिंह रावत को सतपाल महाराज अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ लड़ाया जाए। हाँ। जहां तक रंजीत रावत का सवाल है, रंजीत रावत को लेकर भी कहा जा रहा था कि अगर वो रामनगर से नहीं लड़ते हैं तो उनकी पास वाली सीट सल्ट है, वहां से उनको चुनाव लड़वाया जाए। इससे भी सहमति नहीं बन पाई है। जो 6-7 सीटें हैं उन पे 6 सीटें से सहमति नहीं बन पा रही थी और इसी बाबत कांग्रेस चाहती थी कि जिन पे सहमति बन चुकी है पहले उन सीटों का नाम को घोषणा कर दी जाए और जिन पे सहमति नहीं बनी है उन पे कल एक बैठक बुलाई जाए और उसको फिर आपसी सहमति के बाद नाम की घोषणा की जाए। जी, अब रामनगर सीट की बात करते हैं रवि। यहाँ से बीजेपी ने दीवान सिंह बिष्ट को अपना उम्मीदवार बनाया है।
हरीश रावत के लिए चुनौती आसान होगी, मुश्किल होगी, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, दो चीजें निकल के सामने आई थी। जहां तक रामनगर सीट का सवाल है, इस सीट को लेकर चर्चा भी हो रही थी। जब पहली स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस दौरान भी ये सवाल उठा था और कई कांग्रेस से कई लीडर्स का यह मानना था कि अगर हरीश रावत वहां से चुनाव लड़ते हैं तो रणजीत सिंह रावत वहां दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों जो टकराव की स्थिति न हो, और इसी बाबत कोशिश की जा रही थी कि पहले उनको समझाया जाए, क्योंकि कांग्रेस को बाहर से खतरा नहीं दिख रहा है, इस सीट पे कांग्रेस को भीतरघात का खतरा दिख रहा है। रणजीत रावत वहां से काफी दिनों से दावेदारी भी पेश करते रहे हैं। हरीश रावत की तरफ से पहले पत्ते नहीं खोले गए थे, पहले तय किया जाते कि क्या वो हरिद्वार से लड़ेंगे या दूसरी सीट से लड़ना चाहते हैं, पहले उनकी तरफ से पत्ते नहीं खोले जा रहे थे। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि आप ही चेहरा होंगे, अगर कांग्रेस सरकार कांग्रेस के नंबर से आते हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरा आप ही होंगे, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि चुनाव लड़वाएं। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जो मुख्य जो लड़ाई थी, वो लड़ाई उसमें दावेदारी को लेकर थी। कांग्रेस ने इनकी बात मानी और रामनगर से उतारा गया। जी ठीक है, अब लैंस डाउन की बात कर लेते हैं। हरक सिंह रावत की बहू पहली बार चुनावी मैदान में होंगी और उनके सामने होंगे दिलीप सिंह रावत, ये कैसा मुकाबला होगा? देखिए, लैंस डाउन को लेकर पहले भी ये कहा जा रहा था, जब मीटिंग हो रही थी उसमें एक ये दावेदारी जरूर पेश की जा रही थी और कहा जाता है कि हरक सिंह रावत को वहां उतारा जाए। लेकिन हरक सिंह रावत ने खुद ही कहा था कि वो चाहते हैं कि लैंस डाउन से उनकी बहू को टिकट दिया जाए, और यही बात उनकी बीजेपी में भी चल रही थी। बीजेपी में उनकी जब बात नहीं बनी थी, उनको जब वहां से निष्कासित किया गया था, तो कांग्रेस संपर्क में थे। कांग्रेस से पहले दिन से इस बात को लेकर, पहले जो दावेदारी उनकी खुद की दावेदारी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह की अदावत हुई थी हरक सिंह रावत और हरीश रावत की 2016 में, उसके बाद उस मामले को भुला पाना मुश्किल था। इसलिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया था कि उनकी जगह उनकी बहू को टिकट दिया जाए। अगर वो तैयार होती है तो इसमें सहमति बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रभाव जरूर माना जाएगा हरक सिंह रावत का। और चूंकि अनुकृति नई है राजनीति में, उनके लिए बहुत नया अनुभव होगा, तो वहां अगर कांग्रेस के लिए माना जाए तो हरक सिंह रावत का ही प्रभाव वाला क्षेत्र है वो। जी ठीक है रवि, एक और हॉट सीट है देहरादून की कैंट विधानसभा सीट, जहां से सूर्यकांत धस्माना को टिकट मिला है इस लिस्ट के मुताबिक। और उस सीट पर इससे पहले हरबंस कपूर अनबीटन थे, मतलब वो 8 बार लगातार इस सीट से वो जीतकर विधायक बन रहे थे। इस बार उनकी पत्नी वहां से चुनावी मैदान में है, सविता कपूर। कैसा मुकाबला यहां पर देखने को मिलने वाला है? क्या सूर्यकांत धस्माना के लिए इस बार यहां पर आसानी होगी क्योंकि सामने हरबंस कपूर नहीं है, या फिर उनके लिए चुनौती उसी तरीके से होगी जैसे इससे पहले के चुनाव में देखने को मिलती थी? देखिए, शहरी सीटों पर कांग्रेस की चुनौती आसान नहीं है। कांग्रेस इस बात को मानती है, समझती है, और इसीलिए लगातार ये मंथन किया जा रहा था कि कहां पे कौन सीट को किसकी दावेदारी पेश की जाए। अमूमन ऐसा होता नहीं था कि कांग्रेस के लिए एक जो 70 विधानसभा की सीट है उसके 3 से 4 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो, 2 से 3 बार सीसी की मीटिंग हो, क्योंकि जब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चलती थी करीब 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक मीटिंग चली है। तो उसमें एक सीट को लेकर काफी विस्तार से चर्चा की जा रही थी कि इस सीट में कैसे कैंडिडेट को उतारा जाए, क्योंकि ये भी मान के चल रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में जो दबदबा है वो बीजेपी का है, कांग्रेस का शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दबदबा नहीं है। उसी बाबत ये निर्णय लिया जाता। जहां तक रणनीति का सवाल है, रणनीति को लेकर भी कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा था कि क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट अभी नहीं आ पाई थी, तो कांग्रेस देख रही थी कि अगर पहली लिस्ट में या एक साथ ही सभी नामों की घोषणा की जाती है तो ऐसे में कई ऐसे लीडर्स होंगे, कई ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनसे नाराजगी हो सकती है, तो कोई पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजों को देखने और काफी मंथन के बाद ये लिस्ट निकाली गई है। ठीक है रवि, आप कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं और लंबे समय से आप कांग्रेस बीट को कवर करते रहे हैं। अब ये बताइए कि 64 नाम अब तक सामने आ चुके हैं, इन दोनों ही लिस्ट को मिलाकर क्या समझ में आ रहा है कि इस लिस्ट में ज्यादा प्रभाव देवेंद्र यादव का है जो कि प्रभारी हैं वहां पर, हरीश रावत का प्रभाव समझ में आ रहा है आपको, या फिर प्रीतम सिंह का प्रभाव समझ में आ रहा है, या फिर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है? देखिए, अगर पूरी लिस्ट को देखें तो ये साफ दिखता है कि इस बार ना ही हरीश रावत की चली है, ना ही देवेंद्र यादव की चली है। अगर चली है तो आला कमान की चली है, क्योंकि आला कमान की तरफ से पहले दिन से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि वो एक परिवार एक व्यक्ति को टिकट देंगे। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में कई ऐसे लीडर्स थे जो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे थे, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे वो हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, ऐसे तमाम, रणजीत रावत हो, तो तमाम लीडर्स कहीं न कहीं लोगों अपने घर के सदस्यों के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। यहाँ पे लेकिन आला कमान ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी परिवार के किसी भी अन्य व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। एक बैलेंस बनाया गया है। रवि, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के सांसद प्रदीप टमटा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लिस्ट सामने आ चुकी है प्रदीप जी, दो लिस्ट सामने आ चुकी है और इंतजार भी समाप्त हो गया। कम से कम दूसरी वाली लिस्ट में हरीश रावत जी का नाम सामने आ गया है, लेकिन हरक सिंह रावत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया, या ये माना जाए कि अब इंतजार समाप्त हो गया, ये एकदम तय है कि उनकी बहू को ही टिकट मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा? देखिए, जिस तरह के पार्टी ने एक सिद्धांत बनाया था
कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ क्या कहते हैं, अब उनको खुद भी पीछे हट जाना चाहिए। और उन्होंने कहा भी है कि मैं पार्टी के चुनाव जिताने के लिए लड़ूंगा, न कि विधायक के लिए। और आज जो लिस्ट निकली है बड़ी संतुलित लिस्ट है। 3 महिलाओं को भी, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है उत्तराखंड राज्य के आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और आज जो लिस्ट निकली है उसमें 3 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है, जो ये आने वाले भविष्य के लिए कांग्रेस को और मजबूती प्रदान करेगी। सभी इसमें हरीश रावत जी है, काला डूंगरी से महेंद्रपाल सिंह है, बहुत ही साफ और सुथरे उनकी छवि रही है, सांसद भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो आज की लिस्ट है वो एक संतुलित लिस्ट है, सभी वर्गों को समन्वय देने की कोशिश की। और मेरे ख्याल से एक जो सेकेंड लिस्ट हमारी थी वो लगभग मुकम्मल होगी और कुछ सीटें और बची, वो भी कल परसों तक निकल जाएंगी। ठीक है, मैं महिला प्रत्याशियों पर आपसे बात करूंगा प्रदीप जी, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि क्या रणजीत रावत वाला पेच सुलझ गया है? देखिए, रणजीत रावत कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है और उनको खुद समझना चाहिए कि, और उनको शायद पार्टी ने ऑप्शन भी दिया है। और हम सब लोग जब एक बात कह रहे थे कि हम इस समय सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल मिलजुल के क्या कहते चुनाव लड़ने का है। और हरीश रावत जी एक कदावर नेता है और रणजीत रावत भी कहते सल्ट से मूल रूप से तो सल्ट से विधायक रहे हैं, 2 बार वहां से विधायक रहे हैं, तो उनकी मूल जमीन सल्ट ही है, रामनगर नहीं है। तो उनको पार्टी की और राष्ट्रीय हाईकमांड के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। और कैंपेन कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे चेहरे भी है, और उस पर किसी भी तरह की आपत्ति मैं समझता हूँ कहीं से होगी। और सभी साथियों को रणजीत रावत जो भी इस स्थिति को समझेंगे और जो पार्टी के द्वारा उनको जो मुझे पता चला है कि ऑफर दिया गया उस पर वो विचार करेंगे। ठीक है, आज सीएम पुष्कर धामी का बयान आया था कि हरीश रावत का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, मतलब ये कि पार्टी उनको सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन अब चूंकि लिस्ट में उनका नाम आ गया है, रामनगर से उनको टिकट मिल गया है, तो ये बताइए कि रामनगर से उनके लिए लड़ाई मुश्किल होगी या आसान होगी? नहीं, रामनगर हरीश रावत जी के राजनीतिक जीवन की यात्रा ही रामनगर से शुरू हुई है। वो वहाँ से विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक आंदोलन में, सामाजिक सरोकारों में जो सरोकार किया है वो रामनगर ही है। तो रामनगर उनके लिए कोई नई भूमि नहीं है। रामनगर की भूमि में ही जब हरीश रावत हमारे जैसे बालक थे, उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में हमारी जी जीवन में जो पहला पग भी रखा है, तो रामनगर की जमीन ने ही उनको आज यहाँ पहुँचा है। इसलिए मैं समझता हूँ कोई टफ नहीं लड़ाई होने जा रही है और एक तरफा लड़ाई होगी और हरीश रावत वहाँ से भारी मोर्चों से। एक आखिरी सवाल, बस 10 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा सर। कांग्रेस का नारा है उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उत्तराखंड की लिस्ट में लड़कियों का नाम बहुत कम है। देखिए, आज उसी मैंने आपको पहले ही इशारा कर दिया कि आज की लिस्ट देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई कि 3 महिलाओं को आज क्या कहते हैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया। और पहले भी क्या कहते हैं 2 पुरानी वाली लिस्ट में भी है और अभी अंतिम निर्णय आने वाली है। हर राज्य की अपनी विषम परिस्थिति होती है, इसलिए पार्टी को मैं इसके बधाई भी देता हूँ। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। एसपी की लिस्ट को लेकर निशाना साधा है। खूंखार अपराधियों को एसपी का टिकट मिला है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नई नहीं है, वही सपा है जिससे जनता खफा है। एसपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये भी कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। एसपी अपराधियों की संरक्षक है। ब्रजेश पाठक की तरफ से भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। तो समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट सामने आने के बाद बीजेपी मुखर हो गई है। पहले संबित पात्रा की तरफ से निशाना साधा गया और अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वही पुरानी समाजवादी पार्टी है जहां पर अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। इस बार एसपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि एसपी अपराधियों की संरक्षक है। चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सब को आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि
जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खफा थी और जनता आज भी खफा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका समाजवादी पार्टी को इस बारे में जरूर जनता जब 10 मार्च को परिणाम आएगा जरूर उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे खास बात यह रही कि मैं मानता हूं कि आप अपराधियों के पोषक हो, क्योंकि आपके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार जब होती थी तो देखा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है, नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से ये नकार दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें अखिलेश यादव मैनपुरी की करहाल सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव को जसवंत नगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि आजम खां को रामपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया है। स्वार सीट से एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम को मौका दिया गया है। वहीं बीजेपी से एसपी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को नकुड़ सीट से टिकट दिया गया है। कैराना से नाहिद हसन को टिकट मिला है और बीएसपी से एसपी में शामिल हुए असलम अली को दौलाना से टिकट दिया गया है। और चलिए अब आपको कुछ बड़े नेताओं की बात करते हैं, उनके चेहरे दिखाते हैं, बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम हैं जो सामने आए हैं। ये देखिए आप, सबसे प्रमुख नाम अखिलेश यादव का है। करहल सीट से चुनावी मैदान में उनका उतरना अब तय हो गया है। इस लिस्ट से ये बात साफ हो गई है। दूसरा बड़ा नाम शिवपाल यादव का है। जसवंत नगर जो कि उनकी परंपरागत सीट है, वहीं से उनको एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। आजम खां पहले भी रामपुर सदर सीट से लड़ते रहे हैं और यहां से एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि वो जेल में है और जेल के भीतर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से एक बार फिर मौका मिला है। वो दूसरी बार समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और कौन बड़े चेहरे हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं। धर्म सिंह सैनी जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं, नकुड़ से उनको टिकट मिला है। नाहिद हसन विवादित चेहरा है, अभी जेल में है, लेकिन कैराना से पार्टी ने तय कर दिया है कि वही चुनावी मैदान में रहने वाले हैं। असलम अली उनको धौलाना से उम्मीदवार बनाया गया है और संजय लाठर को माट सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनका नाम 159 सीट में शामिल किया गया है। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। 11 बजे कार्यकर्ताओं से संवाद होना है। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। बीजेपी ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है। ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को 11 बजे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से संवाद करने वाले हैं। ये ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से। कल प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। नमो ऐप के जरिए 11 बजे कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। चुनाव को लेकर उनकी तरफ से कुछ टिप्स दिए जा सकते हैं, कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। लिहाजा कल बहुत अहम रहने वाला है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, कल का दिन जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ नमो ऐप के जरिए संवाद करेंगे। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।